गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि आज हम कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्फेक्शियस डिजीज हमने समझाया था आपको कि ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी मीडियम के थ्रू होके स्प्रेड करते हैं, या इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कम्युनिकेबल के नाम से भी दिया हुआ है। तो कौन कौन से इनमें से, इन चारों में से कौन सा हमारा इन्फेक्शियस डिजीज होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, डिप्थीरिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो नीचे वाले ये तीनों हैं, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। जिस पर्सन को ये होते हैं तो ये उसी के पर्सन तक ही सीमित रहते हैं, ये उस पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। जिसको डायबिटीज है तो उसी तक रहेगा ये, हाइपरटेंशन या कैंसर। ठीक है, ये एयर, वाटर, फूड या किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर नहीं होते। तो बचा कौन सा हमारा? पहला ऑप्शन, डिप्थीरिया, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसे टिक मार्क कर लें और चारों ऑप्शन के साथ इसी तरीके से आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आंसर नोट कर लिया, नहीं, ऑप्शन नोट करने भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। क्लियर? देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिफेंटाइटिस डिजीज कैन हैव। जो एलिफेंटाइटिस डिजीज है, जिसमें हमने बताया था आपको कि जो लेग्स हैं या स्क्रोटम है, इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, नो इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, समटाइम बैड इफेक्ट। तो एक ज़्यादा समय तक अफेक्ट करने वाला डिजीज है, कि शॉर्ट टर्म तक अफेक्ट करने वाला है, या कुछ इफेक्ट ही नहीं करता है, या कभी कभी बैड इफेक्ट करता है। तो आप क्या आंसर बताएंगे? कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, एक तरीके का ये क्रॉनिक डिजीज में ही आता है, जो काफी लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, एस्केरिस वॉर्म्स लिव इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एस्केरिस वॉर्म्स के बारे में हमने बताया था। ठीक है, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने डायग्राम भी इसका आपको बनवाया है, किस तरीके से राउंड शेप में था, आपने देखा होगा डायग्राम में कि इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोब्स विच एंटर द बॉडी थ्रू नोज मोस्ट लाइकली अफेक्ट। यानी ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे जर्म्स जो हमारे नोज के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो सबसे ज्यादा वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे? लीवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किसको अफेक्ट करेंगे? देखिए, हमने कहा था कि जो नोज के थ्रू एंटर करते हैं वो सीधे कहाँ जाएंगे? लंग्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नोज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और लंग्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो जो नोज से एंटर करेगा वो जाहिर सी बात है लंग्स में ही जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, ठीक, टाइफाइड। तो आंसर आप क्या बताएंगे? इन्फ्लुएंजा। ठीक, इसका आंसर था लंग्स। बाकी के जो तीनों हैं, डिप्थीरिया, ठीक है, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया से हैं या कौन कौन से प्रोटोजोआ वगैरह से हैं। सिर्फ इन्फ्लुएंजा है जो वायरस से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे हम जनरली एड्स भी बोलते हैं, यानी HIV वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? एड्स। व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स ऑन। ठीक है, जब ये वायरस हमारी बॉडी में एक्टिव होगा तो सबसे ज्यादा किस पे अटैक करेगा? आप याद करिए, हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो वायरस है या ये जो डिजीज है एड्स, इसमें क्या होता है कि उस पर्सन की जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो एकदम खत्म हो जाती है, बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाती है। जिससे एक छोटी सी सर्दी जुकाम भी उसे बहुत ही एक तेजी से उसको अटैक करता है। यानी उसकी जो बॉडी है उस पर्सन की, वो किसी भी रोगों से लड़ने के लायक नहीं रही। तो ये वायरस सबसे ज्यादा
लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा, लीवर को नहीं, किसको करता है, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि अगर इम्यूनिटी ही कमजोर हो गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक ही वीक होने लगती हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑर्गेनिज्म विच कैरी पैथोजेंस इज टर्म्ड एज। पैथोजन हमने बताया था डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज को कैरी करते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है इनमें से, जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, होस्ट, वेक्टर, पैरासाइट, प्रीडेटर। ठीक है, तो इनमें हमने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं, यानी मक्खी, मच्छर, मॉस्किटो, लीस हो गया, जू हो गया, या हाउस फ्लाइज हो गया, ये क्या करते हैं, जर्म्स को लेके आते हैं किसी होस्ट से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, और लाके किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिजीज विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्टेन लोकेशन। अच्छा, ऐसी डिजीज जो किसी सर्टेन लोकेशन में प्रेजेंट है। अगर इसका डिस्कस हमने नहीं किया है तो पहले तो हम ये पे इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, एक्यूट और क्रॉनिक आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर सी और डी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म के लिए हो एक्यूट, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो क्रॉनिक। अच्छा, एपिडेमिक और एंडेमिक, ये दोनों महामारी कहलाती है। महामारी, जैसे इस समय महामारी फैली हुई है कोरोना, तो ये भी एक तरीके का एपिडेमिक में ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, एपिडेमिक डिजीज में ये ऐसी डिजीज होती है जो किसी एक क्षेत्र में या किसी कम्युनिटी में ये फैल जाती है। ठीक है, हाँ, जहाँ पर भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड रीजन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक ही तरीके की बीमारी होगी और उस पूरे के पूरे क्षेत्र में सबको हो जाएगी। जैसे अभी हो रही है कोरोना, तो ये एक कंट्री में भी हो सकता है। ठीक है, एक यानी कि कंट्री में, एक देश के ही सारे लोगों को हो सकती है, या कंट्री से ये बाहर भी जा सकती है, यानी कि अलग कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों में भी जा सकती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। जैसे अभी जो कोरोना है ये कई कॉन्टिनेंट में फैल गया। ठीक है, तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे जो स्प्रेड होता है उसी का नाम है एपिडेमिक। एपिडेमिक लार्ज स्केल पे फैलता है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा सकता है। वहीं एंडेमिक एक कंट्री तक सीमित रहता है, यानी एक देश के लोगों को होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि ऐसे डिजीज जो किसी सर्टेन लोकेशन में मौजूद हो उसे हम कहेंगे एपिडेमिक। क्लियर। आप चाहें तो इसे अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं कि एपिडेमिक क्या होता है, कि ये लॉन्ग लॉन्ग एरिया को या लॉन्ग रीजन, या आप ये कैसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वाले क्षेत्र को, ये उस रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं। एक ही बीमारी सभी को होगी, चाहे वो कंट्री के लोग हों, चाहे कॉन्टिनेंट के लोग हों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डीपीटी वैक्सीन्स आर एडमिनिस्टर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट। जो डीपीटी वैक्सीन्स होती हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में। तो आप आंसर क्या बताएंगे सबके लिए, जितने भी ऑप्शन दिए, टेटनस, डिप्थीरिया, परटूसिस, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन सब के लिए ये वैक्सीन लगती है, कॉमन वैक्सीन है जो सब में काम कर सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू मेक बिकॉज वायरसेस। अच्छा, अभी देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने की जो दवाएं होती हैं, वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए दवाओं को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि अब एक छोटा सा हम एक एग्जांपल देखें, तो जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम बुखार, ये भी वायरल होता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर दवा नहीं है। अब भले मेडिकल स्टोर से हम जाते हैं, दवा ले लेते हैं, वो हमें बुखार की या दर्द की दवा दे देते हैं, लेकिन वो एक ऐसी स्पेसिफिक कॉमन कोल्ड के वायरस को खत्म करने के लिए वो दवा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि वायरस को खत्म करने के लिए दवा बनी ही नहीं है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो वो हमारा जो सेल है, उस पर्सन का सेल, बॉडी में जो सेल्स होते हैं, तो उन सेल के ये बाहर रहते हैं, सेल के अंदर नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम दवाएं लेते हैं, तो वो दवाएं जो है, मेडिसिन है, वो हमारे सेल के अंदर जाके अपना काम करती है, लेकिन ये वायरस तो बाहर रहते हैं, तो दवाएं उन पर काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वायरस से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और आज के टाइम पे भी जो मौजूदा हालात हैं, जो इस वायरस, कोरोना वायरस की दवा बन ही नहीं पा रही है, वो भी इसके पीछे भी ये रीजन है
कि ये सेल के बाहर रहते हैं चूंकि, तो बाहर हम इनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर किस तरीके से इनको खत्म किया जाए। अगर सेल के अंदर होते तो कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन के थ्रू इनको खत्म किया जा सकता है। ये एक इनकी सबसे मेजर इनका इफेक्ट है, सबसे बड़ा इनकी प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि ये सेल के बाहर रहते हैं, उस होस्ट सेल यानी उस स्पेसिफिक पर्सन जिसको बीमारी है उसके बॉडी सेल्स के बाहर ये रहते हैं। तो ऑटो ये अब ये सही कैसे होता है? देखिए सर्दी जुकाम बुखार होता है, आप जानते हैं कि एक हफ्ते या 10 दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो वायरस से होने वाली बीमारियां ऐसी हैं जो कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो खत्म होती हैं, ऑटोमेटिक खत्म होती है, किसी दवा से खत्म नहीं हो सकती। बस दवा से क्या होगा कि आप उनका ये जो सिम्टम्स है उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन वायरस को हम खत्म नहीं कर सकते। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको कि क्यों वायरस की जो बीमारियां हैं उनकी दवाएं नहीं बनती हैं। तो इसका आंसर क्या है? लीव आउटसाइड दी होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर ये जिंदा रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। और चूंकि देखिए बहुत चालाक भी होते हैं वायरस, ये वायरस इतने चालाक होते हैं कि जब भी कोई हम दवा खाते हैं तो वायरस स्लीप मोड में आ जाते हैं यानी सो जाते हैं, ताकि उस मेडिसिन जो भी हमारे मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसको ऐसा लगे कि बॉडी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वायरस सो जाते हैं, स्लीप मोड में हो जाते हैं। और जैसे ही उस दवा का असर कम होता है तो ये वापस से फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वायरस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट, ये हमने बताया आपको कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए इम्यूनिटी को डेवलप करता है। आप आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबर क्लोसिस। ट्यूबर क्लोसिस को बचने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है कि वो बॉडी हमारी लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक इस जो है ट्यूबर क्लोसिस को रोक सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज? रिकेट, स्कर्वी, मेरेस्मस, कॉलेरा। ठीक है, मेरेस्मस क्या होता है? ये एक तरीके का माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, जैसे छोटे बच्चों में हो जाता है अक्सर, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको सही से टाइम से खाना नहीं मिलता, तो उससे उनका वेट बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, करीब 60% तक वेट उनका एक नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में, एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपेयर में उसका रिड्यूस हो जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है जो फैल सकती है? देखिए रिकेट फैल सकता है क्या? रिकेट तो डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी भी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, कॉलेरा, कॉलेरा फैलने वाली बीमारी है, हमने आपको इसके बारे में बताया है कि गंदा पानी वगैरह पीने से ये फैल सकता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द कॉजेटिव ऑर्गन फॉर मलेरिया इज, मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है? तो आंसर क्या बताएंगे? प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको टिक मारते जा रहा हूँ। वैक्सीनेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग डिजीज बिकॉज, जो टीकाकरण होता है, जो आपने पढ़े पर बीसीजी, डीपीटी वैक्सीन, तमाम तरह के जो टीकाकरण है बच्चों, पोलियो के टीका, टीबी के टीका जो लगते हैं, वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? अब चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए चार ऑप्शन इसीलिए जरूरी है नोट करना क्योंकि ये चारों एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि आप ऑप्शंस को भी नोट करें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन अटैक, ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्षमता को विकसित करते हैं बॉडी में, ताकि हम पैथोजन से यानी कि जर्म से लड़ सकें। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारी बॉडी में एक तरीके का ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट किल द पैथोजन कॉजिंग डिजीज, ये क्या करेंगे कि उस पैथोजन से होने वाली जो बीमारी है उसको खत्म कर देंगे पूरी। तीसरा क्या कह रहा है, इट ब्लॉक द फूड सप्लाई टू पैथोजन, जो पैथोजन हमारी बॉडी में रह रहे हैं बड़े मजे से, ये उनको खाना पहुंचाना बंद कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट डज नॉट अलाउ पैथोजन टू मल्टीप्लाई इन होस्ट, जिस पर्सन के भी अंदर जर्म्स आ गए हैं, ये जर्म्स वापस रिप्रोड्यूस करके अपने अपनी संख्या को बढ़ा ना सके, ये उनको रोकेगा। तो इन चारों में से वैक्सीनेशन क्या काम करता है? तो हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है कि वैक्सीनेशन उसी लिए दी जाती है ताकि भविष्य में, फ्यूचर में हमारी बॉडी जो है इतनी अपने आप को इम्यूनिटी को बूस्टअप कर ले ताकि वो
पर्टिकुलर डिजीज हमारी बॉडी में एंटर न कर पाए, वो पैथोजन एंटर न कर पाए जिसका टीका हमको लग चुका है। जैसे अगर बच्चों को पोलियो का टीका दे दिया जाए, आज अगर हम दे दे रहे हैं तो आज से 3 साल 4 साल 5 साल तक अगर पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। हमने बताया था ना। और ये वैक्सीनेशन में होता क्या है, ये कोई दवा नहीं होती है, ये उसी डिजीज के ही क्या होते हैं, ये वही उसी डिजीज के सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। जैसे अगर पोलियो का टीका हमने लगाया तो पोलियो के ही जो वायरस होंगे, जो जर्म्स होंगे, उनको हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है इनएक्टिव मोड में, ठीक है, ताकि वो कोई नुकसान न करें। तब हमने और आपको क्या बताया था हमने कि जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ही एंटीबॉडीज, एक तरीके से समझ लो कि सिपाही, हमारे शरीर के जो सिपाही होते हैं जो जंग लड़ते हैं बीमारियों से, ठीक है, ये उनको ऑटोमेटिक तैयार करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। जैसे ही कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी अपने सिपाहियों को तैयार करना शुरू कर देती है। तो छोटे से बच्चे को जब दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, तो उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर उस एज से ही एंटीबॉडीज, यानी जो सोल्जर्स हम जिसको कह रहे हैं, वो सोल्जर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 3 साल से 4 साल, 4 साल से 5 साल, तो उसके अंदर अब जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, अब वो एक बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि अब अगर वो पोलियो का वायरस या पोलियो का जर्म्स दोबारा आने की कोशिश करेगा तो वो अब आ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए इनफ अमाउंट में सोल्जर्स या एंटीबॉडीज उस बॉडी में बन चुकी हैं। क्लियर। तो वैक्सीनेशन का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बताएंगे, इट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन अटैक। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओआरएस इज गिवन इन, ओआरएस यानी इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाए, और ऐसा किस केस में होता है? जब शरीर से पानी निकलने लगे, लूज मोशंस होते हैं। ठीक है, तो किस केस में होते हैं ये? डायरिया में ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए डायरिया। मीजल्स में होता नहीं है, टाइफाइड में होता नहीं है, टेटनस में होता नहीं है कि शरीर से पानी निकले, लूज मोशंस नहीं, दस्त नहीं लगते हैं। डायरिया में ही ऐसा होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हमारा ये एमसीक्यू कंप्लीट। इसके बाद हम कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज? न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? हाइपरटेंशन, जो टेंशन लेते हैं, क्या वो न्यूट्रिशन की कमी से होती है? बिल्कुल नहीं। रिकेट, रिकेट किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी की कमी से होता है। तो आपका जवाब है हाँ, यस, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं। और विटामिन डी बहुत सारे न्यूट्रिशन से, बहुत सारे खानों से हमको, जो हम फूड सप्लाई लेते हैं उनसे मिलता है। अगर वो ना मिल पाए किसी वजह से तो फिर ये बीमारी हो जाती है। डायबिटीज ये भी नहीं है, और गैस्ट्रो एंट्रिटिस, ठीक है, ये भी न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिकेट्स ही है जो न्यूट्रिशन की कमी से होती है। विटामिन डी, अब आप इसको, आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको पता करें कि विटामिन डी कौन कौन से उसके सोर्सेस क्या हैं, हमको कहाँ कहाँ से विटामिन डी मिलता है। एक तो धूप होता है, आप जानते हैं, सनलाइट, वहाँ से तो मिलता ही है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ से मिलता है? जो हम डेली यूज करते हैं उनमें कहाँ कहाँ से हमको विटामिन डी मिलता है, इसको आप पता करके बताएंगे हमें। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपनी। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो इसके कुछ और क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिर उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।